कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर नजर आए। आम आदमी पार्टी का यह एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और इस जनसभा रैली आप जो कह लीजिए, इसका जो पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, इन सभी पहलुओं पे आज हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली की जो पॉलिटिकल खबरें हैं उन पे एक एनालिसिस आपको समय समय पे मिलती रहेगी और दिल्ली की जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण भी आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अरविंद केजरीवाल की स्पीच पे। अगर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को आज जंतर मंतर पर सुना होगा तो उनकी स्पीच का जो केंद्र बिंदु था वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल की पूरी स्पीच प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बुनी गई थी, लिखी गई थी। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री को निशाने पे लेके अरविंद केजरीवाल कौन सा सियासी पैंतरा चल रहे हैं, उन्हें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ये यहाँ पे इसलिए हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अरविंद केजरीवाल ने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पॉलिटिकली जो हमला कहते हैं वो करना बंद कर दिया था। इवन उन्होंने बातचीत उनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया था। और ये सीख उन्होंने ली थी ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी भी उसी दिशा में गई थी आगे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी लगभग न के बराबर की थी चुनाव के दौरान। और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि ममता बनर्जी की सरकार भी बन गई थी विधानसभा में, बंगाल में। कहा गया था कि जो नेता जैसे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल थे, ममता बनर्जी भी शामिल थी, वो पहले नरेंद्र मोदी पे डायरेक्ट अटैक करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि कहीं ना कहीं जनता को वो चीज़ें पसंद नहीं आई और उसका नुकसान इन पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को सीटों की कमी या हार के रूप में भी देखना पड़ा। तो ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत हमले करने बंद कर दिए थे। कहा जा रहा था ये बहुत सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उससे जो वहाँ का मतदाता है वो नाखुश होता है। उसको लगता है कि प्रधानमंत्री को क्यों बेवजह विधानसभा चुनाव में लपेटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वो फार्मूला अपनाया था और उसका लाभ भी मिला था। लेकिन बाद में फिर परिस्थितियाँ ऐसी दिल्ली में पलटी कि केजरीवाल ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी जो है व्यक्तिगत हमले प्रधानमंत्री पे करने लगी। अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बरी हुए तो जंतर मंतर पे आने के बाद अचानक से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रधानमंत्री पे हमलावर हैं। तो इसके मायने क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को ये बताना या संदेश देना चाहते थे कि मोदी विरोध सिर्फ अगर कोई प्रखरता और बहुत ही सॉलिड तरीके से कर सकता है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल? क्या राहुल गांधी विपक्ष के एकमात्र मोदी विरोध का चेहरा नहीं रह सकेंगे भविष्य में? क्या कुछ बदलाव दिख सकता है? यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी ने, कुछ समय क्या कहें, लोकसभा चुनाव के बाद ही ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बंगाल से करेंगे। लालू यादव ने उनके समर्थन में भी बयान दिया था, जिसके बाद से ही तमाम सियासी उठापटक हुए और ये हुआ कि राहुल गांधी जो है इंडिया गठबंधन को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री को केंद्र में रख के जो सियासी हमला किया है, उससे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पे
अगले कुछ समय में सवालिया निशान एक बार फिर खड़े होंगे। डिमांड ये भी हो सकती है कि ममता या अरविंद केजरीवाल या कोई और इंडिया गठबंधन को लीड करे। आपने देखा होगा कि पूरी स्पीच में अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेके बहुत कम बोले, जबकि पूरा प्रोटेस्ट ही उनका दिल्ली के जो बस मार्शल और तमाम नौकरियों से निकाले गए जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, उन पर केंद्रित था। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में क्यों नहीं निशाने पर लिया? क्यों रेखा गुप्ता पे वो बसते गए और प्रधानमंत्री मोदी पे अटैकिंग होते गए? और उनकी उस पूरी स्पीच को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके दो पार्ट हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा गुजरात। पंजाब का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने न के बराबर किया अपनी स्पीच में, जबकि रैली के पहले ये कहा जा रहा था पंजाब, गोवा समेत जो कई बड़े स्टेट हैं जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है, वहां के लीडर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फिर पंजाब का जिक्र न करके सिर्फ गुजरात का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल ने क्या संकेत दिए? साफ है कि अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पीच में कहा भी कि पिछले कुछ समय से मैं गुजरात में ज़्यादा सक्रिय हूँ। उन्होंने एक सड़क का उदाहरण भी दिया वहाँ पे कि जिसमें गड्ढे ज़्यादा हैं, कि 104 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे से भी ज़्यादा लगते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती है वहाँ पे। यानी आज की रैली से एक चीज़ तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जो विस्तार की नीति थी उस पर काम करेंगे। पार्टी गुजरात पे फोकस करेगी और जैसा एक शंका जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट जता रहे थे, खासकर एक हमने पॉडकास्ट देखा जिसमें उमाशंकर जी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि बीजेपी ने एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक चला है अरविंद केजरीवाल को बरी करा के, ताकि राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है हाल के दिनों में जो हो रहा था उसे कम किया जाए। हालांकि संजय सिंह ने इसे खारिज किया और कहा कि अगर इस तरह की बात होती तो 2-2.5 साल से इतनी गंभीरता से केस जो लड़ रही थी सीबीआई, ईडी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो राजनीतिक बिछाते हैं वो ऐसी ही बिछी जाती हैं, ऐसे ही बिछाई जाती हैं। और दोस्त का दुश्मन कब अपने काम आए, कब किसी के काम आए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और अरविंद केजरीवाल के केस में ये साफ दिख रहा है कि अचानक अरविंद केजरीवाल बरी हुए और अब वो गुजरात को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं डाउट तो है। पॉलिटिकल जो पूरे सिनेरियो में चर्चा भी चल रही है कि अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल मजबूत होते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान होगा कांग्रेस को। कांग्रेस के वोट ये काटेंगे, जैसा दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट काटा। क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो लगभग अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हालांकि यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि अब तक बीजेपी के जो वोटर थे उस पार्टी के लिए समर्पित थे, लेकिन यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ कि सवर्ण वर्ग के छात्रों को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलेगा कमेटी के जिस तरीके के प्रावधान है, उसके बाद एक बड़ा तबका अंदर खाने नाराज़ भी चल रहा है और सरकार ये बात बखूबी जानती है। तो यानी कि गुजरात का जो चुनाव है वो एक तरह से यूजीसी का जो गुस्सा है उसको भी नापने का एक पैरामीटर होगा। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की या राजनीतिक गलियारे में ये जो चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस के जो वोटर हैं वो बटेंगे, लेकिन कहीं यूजीसी का इम्पैक्ट अगर दिख गया तो वोटर तो बीजेपी के भी कट सकते हैं। जो सवर्ण तबका नाराज़ है बीजेपी से वो भी कट के जा सकता है। अब फिर वो चाहे कांग्रेस की तरफ जाए या आम आदमी पार्टी की तरफ, उसे जो भी पार्टी मजबूत दिखाई देगी वो उसकी तरफ चला जाएगा। लेकिन दिल्ली को अभी अरविंद केजरीवाल ने बहुत अपनी स्पीच में टच नहीं किया। इवन मुझे लगा था कि रेखा गुप्ता पे वो कोई
कुछ कहेंगे उनके 1 साल के कार्यकाल पे। वही पुरानी बातें थी कि हमने स्कूल सही किए, बिजली पानी व्यवस्था सही की, और नरेंद्र मोदी की सरकार 12 सालों में सड़क के गड्ढे, पेपर लीक का जिक्र उठा के उन्होंने युवाओं को अपने साथ एक जोड़ने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि पेपर लीक की कई घटनाएं हाल के वर्षों में सामने आई हैं और जिससे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ इसको लेके। तो देखना है कि क्या अरविंद केजरीवाल युवाओं को जोड़ पाते हैं। और गुजरात का जिक्र कर, एक तो साफ है कि गुजरात की लड़ाई जो है अब त्रिकोणीय हो चुकी है, यानी कि अब भाजपा बनाम कांग्रेस ही नहीं होगा, वहाँ भाजपा बनाम कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गई। तो वहाँ बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। लेकिन दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ आज जो चर्चाएं थीं वो स्पीच की थी अरविंद केजरीवाल के, लेकिन दिल्ली का गायब होना यहाँ के नेताओं को लिए भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि लगा था कि दिल्ली की पूरी टीम लगी है, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता लगे हैं, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे वो भी आए थे। लेकिन ऐसा कोई अटैक अभी फ़िलहाल नहीं किया गया दिल्ली की वर्तमान रेखा गुप्ता सरकार पर। तो रेखा गुप्ता जी के लिए तो भले ही ये अच्छी बात है, लेकिन चूँकि अभी चुनाव होने हैं गुजरात और पंजाब में, तो पूरा ध्यान वहाँ है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडिया अलायंस में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और नेतृत्व के स्तर पे वहाँ जिस तरह के खींचतान अब दिखेगी, उससे गठबंधन को नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, बीजेपी से मुकाबला कड़ा करना है, तो इंडिया अलायंस को एक साथ आना होगा, न कि अपनी डफली अपना राग अपनाना होगा। धन्यवाद।